साल 1999। उस समय मेरी उम्र महज 19 वर्ष की थी और उस समय मैं कोई काम नहीं करता था। दिन भर हम सभी दोस्त इधर उधर खेलकर बिताने के बाद अंधेरा होते ही हम सभी दोस्त गांव के चौपाल पर बैठकर बातें किया करते थे। ऐसे ही एक शाम हम सभी दोस्त बातें कर रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त मदन ने कहा, यार तुम लोगों को भूतों से डर लगता है क्या? मदन के ये पूछने पर मैंने जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे भूत से डर नहीं लगता, तुझे लगता है क्या? इस पर मदन ने कहा, हाँ यार मुझे लगता है। मदन के ये बोलते ही हम जोर जोर से हंसने लगे कि तभी मेरे एक और दोस्त अब्दुल ने कहा, यार तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं भी तो डरता हूँ भूतों से। इस पर मैंने अब्दुल से कहा, क्या यार अब्दुल, तू भी मदन की तरह बातें कर रहा है? अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी काफी देर से हमारी बातें सुन रहे बिरजू काका चलकर हमारी ओर आए। बिरजू काका हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। उनकी उम्र कितनी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन गांव के छोटे से लेकर बड़ों तक सब उन्हें बिरजू काका कहकर ही पुकारते हैं। बिरजू काका हमारे पास आकर बैठ गए और हमारी तरफ देखते हुए बोले, हंस क्यों रहे हो तुम लोग इतना? सच में भूत होते हैं, मैंने भी देखा है। इस पर मैंने कहा, कहाँ और कब, हमें भी बताइए। जिसके बाद बिरजू काका ने बताना शुरू किया। आज से काफी साल पहले जब हमारा गांव काफी छोटा और कम आबादी वाला हुआ करता था, तो उस समय मेरी शहर में एक सब्जी की दुकान थी। मैं अपने खेतों में उगाए गए सब्जियों को शहर में ले जाकर बेचता था, जिससे मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। उस वक्त हमारे गांव से शहर का बाजार और भी दूर हुआ करता था, जिस कारण मुझे आने जाने के लिए अपनी साइकिल का सहारा लेना पड़ता था। मैं सुबह 6 बजे अपनी सब्जियों को साइकिल में लाद कर शहर जाता और सारे सब्जियों को बेचकर रात के 9 बजे तक गांव वापस लौट आता। उस समय रात के 9 बजना यानी काफी रात, जिस कारण मेरे वापस लौटते समय रास्ते पर मुझे दूर दूर तक इंसान तो दूर कोई परिंदा तलक भी दिखाई नहीं पड़ता था। खैर, एक दिन हुआ कुछ यूं था कि सुबह से ही मेरी सब्जी अच्छी नहीं बिक रही थी, जिस कारण शाम तक मेरे पास काफी सारी सब्जियां बच गईं। उन बचे हुए सब्जियों को देखकर मुझे काफी चिंता हो रही थी कि मैं इतने सारे सब्जियों का क्या करूंगा। रात तक तो सभी सब्जियां खराब हो जाएंगी। जिसके बाद मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, कुछ देर रुक कर और देखता हूँ, शायद सब्जी बिक जाए। मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आधा घंटा और रुकने के बाद भी मेरी सब्जियां नहीं बिकी। शायद उस दिन मेरा नसीब ही ठीक नहीं था। खैर, ठीक रात के 9:30 बजे मैंने अपना दुकान बंद किया और साइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग गांव वाले रास्ते पर पहुंचा, तो वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। और ऐसा हो भी क्यों ना, उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली की कोई सुविधा थी और ना ही रास्ते पर लाइट की रोशनी का एकमात्र जरिया जो चांद थी, उसकी भी रोशनी रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ होने के कारण रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही थी। इस पर मैंने अपना टॉर्च निकालकर जलाया। मेरे टॉर्च जलाते ही टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। सन्नाटा तो पूरे रास्ते पर इतना फैला हुआ था कि बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। पूरे रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर टॉर्च की धुंधली रोशनी के सहारे साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के पुराने कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, तो वहां का माहौल
और भी ज्यादा वीरान था। खैर, उस समय मैं डरता तो था नहीं, तो मैं आगे बढ़ता रहा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे कहीं से रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उस रोने की आवाज को सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गया कि भला इतनी रात गए इस कब्रिस्तान के पास कौन होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो रोने की आवाज और तेज हो गई। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि आगे रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी होकर रो रही है। उस औरत को इतनी रात गए यहाँ देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत यहाँ कर तो कर क्या रही है। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है इस औरत को कोई मदद चाहिए होगी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर मैं उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर मुझे कहाँ पता था कि अब मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। खैर, उस औरत के पास जाकर मैंने उस औरत से कहा, क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही है? मेरे ये पूछने पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत उल्टी तरफ चेहरा करके खड़ी थी, जिस कारण मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस औरत से कोई जवाब ना मिलने पर मैंने दोबारा उस औरत से कहा, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या आपको? लेकिन मेरे इस बार बोलते ही उस औरत ने अपना सिर पकड़कर एकदम से पीछे घुमा दिया कि मानो उसका सर धड़ से जुड़ा ही ना हो। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उसकी शक्ल की ओर घुमाई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि उस औरत का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था और उसकी आंखें सफेद चमक रही थी और साथ ही साथ उसके मुंह से खून भी टपक रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है और अब ये मुझे मारकर मेरा खून पी जाएगी। अभी मैं अपनी साइकिल लेकर वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस चुड़ैल ने एकदम से मेरा साइकिल पकड़ लिया। उस चुड़ैल ने मेरी साइकिल को इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी साइकिल टस से मस नहीं हो रही थी कि तभी उस चुड़ैल ने मुझे साइकिल समेत उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसने मुझे इतनी जोर से पटका था कि मेरे सर पर काफी चोट आई और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझ पर 2-3 लोग पानी के छींटे मार रहे थे। फिर उन लोगों से पूछने पर पता चला कि वो मुझे मारने ही वाली थी कि तभी कारखाना से घर लौटते समय इन लोगों ने मुझे देख लिया और मेरी जान बचा ली। तो इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। बिरजू काका की पूरी आप बीती खत्म होते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का, जिसके बाद मैं फटाफट से उठा और बिरजू काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरा घर गांव की चौपाल से थोड़ी ही दूरी पर था, तो मुझे घर पहुंचने में करीबन 10 मिनट का वक्त लगने वाला था। रास्ते पर आगे बढ़ते वक्त मुझे बार बार बिरजू काका के बताई गई बातें ही दिमाग में घूमे जा रही थी। रास्ता भी पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी के अपने साथ चलने की आहट महसूस हुई। तो उस आहट को महसूस करके मैं जब पीछे मुड़ा तो मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक काली परछाई थी जो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। उस काली परछाई को देखकर मैं इतना डर गया कि मैंने दौड़ लगा दी और सीधे अपने घर जाकर ही रुका।